नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए मनाते हैं इसे हिंदी व्याकरण के साथ। आज सीखते हैं हम इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और उनके भेद आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी या अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे व्यक्ति राम, राहुल, प्रिया; वस्तुएं आम, पानी, मटर; स्थान गांव, दिल्ली, काशी; प्राणी हो गए शेर, सांप, बच्चा; भाव हो गया सुंदरता का भाव, खटास, बुढ़ापा। संज्ञा के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इम्पोर्टेंट लिखा था कहीं पर। संज्ञा के भेद: व्याकरणों ने संज्ञा के मुख्यतः 5 भेदों में बांटा हुआ है। जो 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। मैंने इंग्लिश वाले भाइयों के लिए भी थोड़ा समझ में आए करके ऐड की हैं चीज़ें। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। जैसे उदाहरण: राम पढ़ता है, गंगा पवित्र नदी है, ताजमहल आगरा में है। इसमें राम, गंगा और ताजमहल, इनसे किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे व्यक्तियों आएंगे, उसमें स्थानों के नाम आएंगे, आप देख सकते हैं इसमें। दिशाएं आएंगी, समुद्र आएंगे, पत्र पत्रिकाएं आएंगी, पुस्तकें आएंगी। इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध हो, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति का। पूरी जाति का ही बोध होगा। जैसे मनुष्य, पशु, नदी, फल, पहाड़। जैसे फल कहने से सभी फलों की जाति का बोध होता है। फल के अंदर सब फल आ जाएंगे, आम, केला, सेब, अमरूद, सब। अन्य उदाहरण हैं जैसे पेड़ों के नाम, व्यवसायों के नाम। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इसके अंदर सारे अध्यापक आ जाएंगे, सारे डॉक्टर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हुई। स्थान, प्राणी, तत्व, धातु, सोना, लोहा आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर भी आते हैं। अगर धातु आएगा तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे किसी दोष, गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध हो। जैसे उदाहरण: बचपन अमूल्य था। आप सबको पता ही है, एक भाव इसमें निकल के आ रहा है। मित्रता में विश्वास होना चाहिए। बुढ़ापा कठिन अवस्था है। भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती हैं, जैसे ताव लगा दिया, त्वा लगा दिया। अब तो प्रत्यय आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है 3 क्लासों में। जैसे हम जातिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए आता है पेपर में, तो हम यहाँ पर सीख लेंगे। जैसे शत्रु क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है हमें कि यह शत्रु है करके। अगर हमने उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? शत्रुता का भाव आ गया। मित्र में ता प्रत्यय लगाया, मित्रता का भाव। सेवक जातिवाचक संज्ञा है, सेवा क्या है? भाव है एक। वीर जातिवाचक संज्ञा, वीरता का भाव है। लड़का लड़कपन का भाव है इसमें। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, इन चीज़ों को हम आगे को पढ़ते रहेंगे। सर्वनाम जैसे अपना अहम सर्वनाम है, इससे अहंकार का भाव आ रहा है। अपना सर्वनाम है, इससे अपनत्व का भाव आ रहा है। निज से निजता का भाव, आप से आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सुंदर किसी की विशेषता है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? सुंदरता का भाव आ रहा है उसमें से। अच्छा किसी की विशेषता है, उससे अच्छाई का भाव आ रहा है। चतुर से चतुराई का भाव, ऊंचे से ऊंचाई का भाव, मीठे से मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, हंसना एक क्रिया है, हंसी क्या है? एक भाव है। गिरना से गिरावट का भाव, पढ़ना से पढ़ाई, चुनना से चुनाव। अवयव से भाववाचक संज्ञा, अवयव होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, मतलब इनमें लिंग, वचन, कारक
इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज संज्ञा शुरू हो गया है, कल को सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आते रहेंगे अब आगे को। दूर अवयव है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? दूरी। भाव आ रहा है एक दूरी, दूर में है करके। बाहर से बाहरी, समीप से समीपता, निकट से निकटता का भाव। ध्यान देने वाली बातें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन होती हैं, बहुवचन बनाने में यह जातिवाचक हो सकती हैं। यह तैयारी एक भाववाचक संज्ञा है, इसका मैंने बहुवचन बनाया, तैयारियां किया, तो इससे क्या बन गया? तरह तरह की तैयारियां करके हो जाएगा ना। तो ये तरह तरह की तैयारियां, अलग अलग तैयारियां हैं, तो किस तरफ को बोध कराएगा? जातिवाचक संज्ञा की तरफ को बोध कराएगा। जैसे सचिनों की कमी नहीं है, मतलब हमारे विद्यालय में सचिनों की कमी नहीं है जैसे, ठीक है। यहाँ पर सचिन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सचिन ये तेंदुलकर वाले नहीं है, ठीक है। सचिन मतलब कि हमारे स्कूलों में क्रिकेटरों की कमी नहीं है, सचिन से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ही बहुवचन बनाया हमने। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य, तरल, ठोस पदार्थ का बोध होता है। इसके उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल। मैंने अभी ऊपर बता दिया। अगर सोना हम धातु के उसमें ठोस उसमें लेंगे तो ऊपर उस संज्ञा में आएगा। अगर यहाँ द्रव के टाइप में, क्योंकि सोना भी लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप का, तो यहाँ द्रव में आ जाएगा ये, गलाने में, ठीक है। यह भी प्रायः अगणनीय होते हैं, गिन नहीं सकते हम इनको। समूहवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। व्यक्तियों का समूह, जैसे सेना। सेना एग्जाम्पल आ गया, किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि सेना हमेशा किस में रहती है? एक दल में टाइप का, ग्रुप में जैसा रहती है। भीड़, दल, परिवार। वस्तुओं के समूह, जैसे पुस्तकालय, एक किताब जो कि रखते हैं पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें होती हैं। गुच्छा माना चाबी का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, सब चीज़ें हैं उसमें। जब 2-3 मतलब 3-4 हैं तब गुच्छा कह रहे हैं उसे, ढेर, कुंजा आदि। संज्ञा के विकार, फॉर्म्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 मुख्य विकारी तत्व हैं, जिससे मतलब इसमें परिवर्तन आ जाता है। पहला है लिंग, जैसे लिंग से विकार क्या आएगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे। वचन से एक वचन, बहुवचन में। कारक से क्रिया में संज्ञा की भूमिका, कर्ता, कर्म, करण आदि। हमारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं इसके, मैं, तुम, वह, यह, वे, लोग आदि। जैसे पुनरावृत्ति कैसे रोकेंगे? जैसे मैंने कहा कि राम बाजार गया, राम वहाँ से फल लाया, राम ने ऐसा किया। उसकी जगह मैं बार बार राम राम कहने की जगह मैं ऐसा कहूँगा कि राम बाजार गया, वह वहाँ से फल लाया, उसने वह फल काटे। मतलब कि बीच बीच में मैं वह, उसने, ये सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। वो ऐसे हैं यथा मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ, क्या, कौन। हिंदी में प्रयोग के अनुसार 6 प्रमुख सर्वनाम होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और संबंधवाचक सर्वनाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं इनको इसलिए लाया हूँ कि इंग्लिश वाले भाइयों की भी हेल्प हो सके, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम। व्यक्ति के जो नाम होगा, जो चाहे संज्ञा होगी, जो व्यक्ति, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होगा उससे कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में, जैसे कोई बातचीत हो रही होती है, तो एक वक्ता के समक्ष 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। एक तो वह स्वयं होता है, दूसरे जो उसको सुनने वाले होते हैं, तीसरे कोई अन्य होते हैं जो वहाँ पर उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं और हम, खुद के लिए कहेगा ना वो स्वयं, ये उत्तम पुरुष। द्वितीय पुरुष होगा सुनने वाला, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। और तृतीय पुरुष होता है अन्य, वह, यह, वे, ये। परिचय कराने के संदर्भ में आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है।
जैसे मैं कहूँगा कि आप अभी सहायक सचिव हैं ऐसे करके, तो उधर पर आएगा परिचय कराया मैंने किसी का, तो वो अन्य पुरुष में आएगा, नहीं तो मध्यम पुरुष में आता है आदर के उसमें। जैसे उदाहरण हो गए इसके, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम। वह मेरा मित्र है, किसी और के लिए कहा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम में आप अपने का बोध होता है, अर्थात वक्ता लेखक द्वारा स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, वह अपने आप चला गया, ये क्या हुए? निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए कह रहा हो। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। यह ये भी निकटवर्ती में यह, ये, इस, जैसे हम यहीं पर कहेंगे यह, ये, इस। दूरवर्ती के लिए वह, वे, उस, उन्होंने। एक इम्पोर्टेंट बात भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम में दूर या निकट किसी वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इशारे करके बताते हैं यह, ये, वे। जैसे उदाहरण, यह घर मेरा है, संकेत कर दिया मैंने घर की तरफ को। वे बाजार गए हैं। नोट, यह वह अन्य पुरुष सर्वनाम भी है तथा निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। अंतर केवल इतना है, मतलब कि जो यह वह हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम में भी अभी आए थे, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं। अंतर होता है इनमें केवल इतना कि अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, यह संज्ञा के जगह में आ जाएंगे। जो अन्य पुरुष में सर्वनाम होंगे, राम बाजार गया की जगह वह बाजार गया, तो संज्ञा के स्थान में राम की जगह में वह आ गया, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें इशारे संकेत अंकित करेंगे हम, यह मेरा घर है ऐसे करके। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब व्यक्ति व वस्तु अनिश्चित हो, इनमें आते हैं जैसे कोई, कुछ, अन्य, कई। जैसे उदाहरण से समझेंगे, वहाँ कोई आया है, अब हमको पता नहीं है कि कौन आया है, अनिश्चित है हमारे लिए। कुछ लोग नहीं समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो वस्तुओं, व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं अथवा प्रधान वाक्य से संबंध जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझें, जैसे जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपस में दोनों में संबंध है इसकी, जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, आपस में संबंध है, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा। जैसे आप लोग ही इन वीडियोज़ को, मुझे बड़ी निराशा हुई कि आप लोग, मैंने कल एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखा तो उसमें 3 मिनट, कुछ लोग तो अभी छोड़ के ही चले गए होंगे, 3 मिनट 4 मिनट ऐसे दिखा रहा है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, इतना धैर्य जब नहीं है कि 30 मिनट की वीडियो अगर आप 1.5 में भी देखते हैं तो 20 मिनट में आप उसे पूरी कर लेते हैं, तब भी आप लोगों में इतना धैर्य नहीं है कि उस वीडियोज़ को देख पाएँ, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी में कैसे कर पाएंगे आगे को सरवाइव, क्योंकि ये तो बहुत लंबी मैराथन जैसी है एक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक सफलता मिल जाएगी, फर्स्ट ही पेपर दिया और सफलता मिल जाएगी। तो एक बार देखिए, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण, कौन आया है, क्या चल रहा है, ऐसे करके सवाल पूछ दिया हमने। सर्वनाम की विशेषताएं, रूप परिवर्तन होता है क्योंकि ये भी विकारी होते हैं, ये विकारी अविकारी पढ़ा दिया है मैंने आगे। सर्वनाम वचन कारक के अनुसार बदलते हैं, जैसे मैं, ये मैं के ही रूप हैं, मुझे, मेरा, मुझसे। ये देखो, एक इसमें परसर्ग जुड़ गया, कारक जुड़ गया है, से। वह, उसे, उसका, उससे। कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ एक वचन पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे मैंने कुछ देखे, ये गलत हो गया, ठीक है। मैंने बहुत कुछ देखा, एक वचन में ही पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ, बहुत कुछ इनका। कुछ न कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है, जैसे आज कुछ न कुछ नहीं होगा, अब के खप ही नहीं रहा है।
कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, नकारात्मक वाक्य है। कोई वो है, ठीक है, सर्वनाम। स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। कोई गा रही थी, कोई जा रहा था। जो दोनों लिंग और वचनों के लिए प्रयोग होता है, वह लड़की जो बैठी है, वे लड़के जो खड़े हैं, दोनों के लिए प्रयोग होता है। जब संज्ञा न हो तब जो वह का प्रयोग होता है। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है, इधर पर नाम नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, जो और वह। क्रिया, वर्ब। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से कार्य करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। खाना, दौड़ना, चलना, सोना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं, इनसे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। क्रिया की विशेषताएं, यह विकारी पद होते हैं। इससे कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार बदलाव होता है। जिनमें बदलाव होता है उन्हीं को विकारी पद कहते हैं। जिनमें बदलाव नहीं होगा, जैसे अवयव है, उनमें बदलाव नहीं होता है तो उन्हें अविकारी कहते हैं। ये सब मैंने आगे की वीडियोज में बता दिया है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे लिख, इसमें धातु है, उसमें मैंने ना प्रत्यय लगाया तो लिखना हो गया, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। खा धातु होगी, फिर ना प्रत्यय लगाया, खाना, जा से जाना। क्रियापद के प्रकार। मुख्य क्रियापद, जो वाक्य में कार्य का मुख्य अर्थ बताते हैं वो होते हैं मुख्य क्रियापद। जैसे उदाहरण है, सीता गाना गा रही है। गा, इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य क्रियापद हो जाएगा। रमेश क्रिकेट खेल रहा है। खेल, इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य क्रियापद। नाव पानी में डूब रही है। इसमें डूब क्या हो जाएगा, क्रियापद, मुख्य क्रियापद। सहायक क्रियापद क्या होते हैं, जो मुख्य क्रिया को पूर्णता दें। उदाहरण के लिए, राम फल खा रहा है, इसमें रहा है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगी। खाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। सुनीता पत्र लिख रही है, लिख क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और रही है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। मोहन काम कर रहा था, इसमें ये सहायक क्रिया हो जाएगी, रहा था। क्रिया के भेद, दो आधार होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। चलिए जानते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर होते हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वाभाविक क्रियाएं भी आती हैं, जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, सोना हो गया, चिल्लाना, ऊँघना, दौड़ना, बैठना आदि भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है, जैसे मैं दौड़ता हूँ, रीता हंसती है, राम सो रहा है। इनकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग, इनमें आप सवाल पूछेंगे। जैसे इनमें क्या, किसे, किसका पूछने पर जवाब नहीं मिलता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं क्या दौड़ता हूँ, कुछ जवाब मिल रहा है, क्या दौड़ता हूँ, इसका कोई जवाब ही नहीं है। रीता हंसती है, क्या हंसती है, कोई तारीफ जो कि कर रहे हैं उसकी, मतलब कि क्या हंसती है करके कुछ हमको जवाब नहीं मिल रहा है। अभी सकर्मक क्रिया में आप समझ जाएंगे। राम सो रहा है, क्या सो रहा है, ठीक है, कोई जवाब नहीं मिला हमको। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया में, ट्रांसिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसका फल किसी कर्म पर पड़े। कुछ क्रियाएं यथा, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, कहना, बेचना, बनाना आदि में कर्म न भी दिया हो तो भी यह सकर्मक क्रिया मानी जाएंगी। जैसे राम रोटी खाता है, देवेश पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म है इधर पर, ठीक है, रोटी, पुस्तक, अखबार। अब जैसे हम इसमें सवाल पूछेंगे, किसे, क्या, किसका पूछने पर उत्तर मिलेगा, देखना, ठीक है। राम क्या खाता है, हमारे पास जवाब है रोटी खाता है। देवेश क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। हमको जवाब मिले ना उनमें, तो ये कर्म हो गए इनमें। तो सकर्मक क्रिया में जवाब मिल जाता है, अकर्मक क्रिया में जवाब नहीं मिलता है। सकर्मक क्रिया के फिर उप प्रकार भी होते हैं। जैसे इसमें एक कर्मक क्रिया होगी, अगर एक ही कर्म होगा, जैसे जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे श्याम खिलौने से खेल रहा है, एक ही कर्म है ना, तो एक कर्मक। राधा मिठाई खा रही है, एक कर्मक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही कर्म है इसमें, मिठाई खा रही है। द्विकर्मक क्रिया होती है जिसमें दो कर्म हो। जैसे उदाहरण, राधा पापा से पैसे लेती है। एक कर्म पापा से हो गया, एक पैसे हो गया, मतलब एक पापा हो गए कर्म, एक पैसे हो गए, तो दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। मनु राधा से नाचना सीखा। इनमें भी जैसे मुख्य और गौण होती हैं। द्विकर्मक क्रिया मतलब जो कर्म होंगे उसमें भी मुख्य कर्म भी होगा, एक गौण कर्म भी होगा, मतलब सेकेंडरी। तो जैसे जो निर्जीव होंगे, निर्जीव के पीछे अगर लगे हैं, निर्जीव पहले तो आएगा, जो मेन क्रिया हो रही होगी उसके आगे, अच्छे से समझाता हूँ आपको, रुको। मेन क्या जो क्रिया होगी उसके आगे जो आएगा और निर्जीव होगा तो वो होगी सेकेंडरी, समझ गए। और जो सजीव होगा, जैसे राधा सजीव है, तो वो होगी क्या, मुख्य कर्म होगा वो, ठीक है। ऐसे यहाँ पापा मुख्य होंगे और पैसा होगा जो गौण, मतलब कि सेकेंडरी, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता खुद कार्य न करके दूसरों से करवाता है, उसको प्रेरणा देता है कि तू कर, ठीक है। जैसे राम ने श्याम से कलम मंगवाई, खुद नहीं गया पेन लेने, श्याम से मंगवाई है, तो मंगवाना क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरणार्थक क्रिया। राम ने उसे, ये प्रेरक कर्ता कौन था यहाँ पर, राम था, और प्रेरित कर्ता कौन था, श्याम था, समझ गए होंगे आप। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर एक अर्थ प्रकट करें। जैसे राम देखकर भागने लगा, भागना एक क्रिया है और लगा एक क्रिया है, अब दोनों एक साथ आई और एक अर्थ प्रकट कर रही हैं कि भागने लगा। राधा पढ़ने लगी, ठीक है। संयुक्त क्रिया यही हुई जहाँ दो क्रियाएं हैं, ये क्रिया ये क्रिया, ये क्रिया ये क्रिया, लेकिन आपस में आके एक अर्थ, अलग अर्थ दे रही हैं। पहली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, दूसरी भाव या परिणाम को दर्शाती है, ठीक है। ये मुख्य क्रिया कौन सी होगी, इसमें भागना होगी, और ये लगा, अब ये भाव है कोई कि जा रहा है वाली बात, लगी, पढ़ने लगी, भाव है कुछ। नाम धातु क्रिया, संज्ञा या विशेषण में ना शब्दांश को हम जोड़ते हैं तो यह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, राधा ने मीरा का पर्स हथिया लिया, ठीक है। इस वाक्य में हाथ संज्ञा से बनी हुई नाम धातु क्रिया हथियाना का प्रयोग हुआ है, समझे आप लोग। इनमें ज़्यादातर ना प्रत्यय लगा होगा, जैसे हथियाना, खिसियाना, इस टाइप से। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, पहली खत्म हुई दूसरी शुरू होगी। इनमें ज़्यादातर कर प्रत्यय लगे रहता है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाया और सीधे भोजन करने बैठ गया। नहाकर पूर्वकालिक क्रिया थी, जैसे ही खत्म हुई दूसरी क्रिया उसने शुरू कर दी। अब बात करते हैं धातु वर्ब रूट्स की। क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे पढ़ना, अभी मैंने आपको बता दिया, इसमें पढ़ धातु है। चलना में चल धातु है। या आप वो लिट्रकार या लकार पढ़ते होंगे स्कूलों में, पठती पठता पठंती वाले। धातु के प्रकार, मूल धातु स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं, जैसे खा, जा, लिख, पढ़। यौगिक धातु दो या अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, जैसे खाना, जाना। उसके अंदर आज हम हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण और हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत 750 से 1200 ईस्वी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष और जितने भी राजपूत शासक हैं वो सभी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा था और इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें छाँट छूट के, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बुक्स में भी बहुत ही मैसअप टाइप का हो रखा है टॉपिक। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख फसलें। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण में होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले लगते हैं लेकिन कभी कभी बाद में भी आते हैं। जो पहले लगे
होंगे उन्हें कहेंगे विशेष्य विशेषण, और जो बाद में लगेंगे उन्हें कहेंगे विधेय विशेषण। इनको याद रखना। जैसे उदाहरण है सदाचारी राजा, मीठी बोली, काला घोड़ा, 5 पुस्तकें, वह कुत्ता काला है। इनमें क्या है, जैसे सदाचारी है, सदाचारी, मीठी, काला, 5 क्या हैं, ये विशेषण हैं। और राजा, बोली, घोड़ा, पुस्तकें, कुत्ता विशेष हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है इन शब्दों से। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, लेकिन कहीं पर 5 भी दिए हैं। जैसे उत्कर्ष क्लासेज में जो आशीष सर हैं उनने 5 बताए हैं। उनने एक व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से बताया था, वो मैंने ज़्यादातर किताबों में यही दिया है, तो इसी को ऑथेंटिक मानेंगे। गुणवाचक विशेषण पहला विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, रूप, रंग, आकार आदि की आकार, स्थिति आदि दर्शाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार में जैसे रंग सूचक आ जाएंगे, जैसे लाल है उसका गुण है पीला होना, नीला, काला। काल सूचक जैसे प्राचीन, आधुनिक, आगामी, ये सब विशेषण शब्द हैं। गुण सूचक हैं जैसे सच्चा होना, झूठा, सुंदर, सीधा, कपटी। आकार सूचक हो गए जैसे गोल, लंबा, मोटा, तिकोना आदि। अवस्था दशा सूचक जैसे वृद्ध है, युवा है या रोगी है, उनकी अवस्थाएं या दशा बता रहे। स्वाद या गंध से लगाएंगे जैसे खट्टा, तीखा, सुगंधित। ये सब विशेषण शब्द हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सलमा ने लाल सूट पहना हुआ है। इसमें क्या बताया, रंगवाचक, रंग के बारे में बता रहे, तो रंगवाचक गुणवाचक विशेषण है ये। तार नुकीली है, आकार। मीरा दुबली है, उसकी दशा बता रहे हैं। राधा सुंदर है, उसका गुण है ये। अब बात करते हैं अगले विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं। इसके अंदर भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 बच्चे फिक्स संख्या है ना, तो निश्चित संख्यावाचक। 5 कुत्ते, तीसरी कतार। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आवर्तीवाचक, तिगुना, चौगुना, 100 गुना। फिक्स है कि 3 गुना बढ़ेगा, आवर्ती होगी, तो निश्चित संख्यावाचक। क्रम में आएंगे पहला, दूसरा, 10वां। समुदाय में आएंगे तीनों, चारों, 50। गणनावाचक 1, 2, 3। समुच्चयवाचक हो गए जैसे दर्जन। समुच्चय मतलब इकट्ठा किसी चीज़, जैसे दर्जन में 12 आएंगे, सदी, शताब्दी, ऐसे। अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएंगे जैसे कुछ बच्चे, पता नहीं है वहाँ पर, अनिश्चित है। थोड़ा पानी, कुछ पैसे। अब बात करते हैं अगले विशेषण की, परिमाणवाचक विशेषण, जो मात्रा या नाप तोल दर्शाएं। इसे ही परिमाण कहते हैं, जैसे नाप तोल दर्शाना। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, फिक्स होंगी चीज़ें, जैसे 2 दर्जन केले हैं, 10 किलो गेहूँ हैं, 2 मीटर कपड़ा है, फिक्स है कोई चीज़। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे थोड़ा पानी, सब धन, कुछ सब्जियां, कम उपज। इनमें कुछ भी फिक्स टाइप का नहीं है, देखो अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होंगे इसके, यह महल मेरा है, ये होगा यहाँ पर, जो इसमें यह है ये क्या हो गया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे लड़के इधर आ रहे हैं, ऐसी ही साड़ी हम भी खरीदेंगे। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक मौलिक होता है और एक यौगिक होता है। मौलिक वो है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, बिना रूपांतरण के आए हैं। यौगिक वो हुए जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, जैसा देश। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सर्वनाम में भी होती हैं, कुछ अंतर तो होगा ना इनके बीच में। जैसे विशेषण के रूप में हम देखेंगे तो यह किताब मेरी है, और यहाँ संज्ञा के स्थान पर आएगा तो सर्वनाम होगा, और सार्वनामिक विशेषण होगा विशेषण के रूप में आएगा जब।
जैसे यह किताब मेरी है, मैंने कहा, जबकि वह होशियार है। देखो वह के स्थान पर अगर किसी का नाम होता, जैसे राम बहुत होशियार है, संज्ञा के स्थान पर आया है तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। राम की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया, वह का प्रयोग कर दिया, वह बहुत होशियार है। लेकिन यहाँ क्या है, यह किताब मेरी है, इसमें मेरी होना उसकी विशेषता है। ठीक है। जैसे यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, उसने झगड़ा किया, उसने कोई आदमी होगा, कोई संज्ञा होगी यहाँ पर, लेकिन यह फ्रॉक क्या है, सुंदर है, तो यह इस फ्रॉक की ओर हम इशारा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यह सुंदर है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। विशेषण की अवस्थाएं। गुणवाचक विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, सामान्य अवस्था। ठीक है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बिना तुलना के बताई जाती है। जैसे उदाहरण है कि नेहा परिश्रमी है, उसकी ना हमने किसी से तुलना की, उसके बारे में बता दिया, उसकी विशेषता बता दी है कि वो परिश्रमी है। ठीक है। जैसे उत्तरावस्था क्या होगी, तुलनात्मक अवस्था होती है। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जैसे एक की विशेषता दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताई जाती है। उदाहरण देखते हैं। जैसे राजेश अक्षत की अपेक्षा मोटा है। अक्षत भी मोटा है, लेकिन राजेश उसकी अपेक्षा भी मोटा है, उससे भी ज़्यादा मोटा है। तो हम क्या कर दिया, हमने 2 लोगों के बीच में तुलना कर दी। उत्तरावस्था, यहाँ से सवाल आते हैं। हाँ, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था से। उत्तमावस्था हो गया क्या, सबसे अच्छा बताएंगे हम, उनमें भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में व्यक्तियों की तुलना की जाती है। एक की विशेषता को सभी में श्रेष्ठ या न्यूनतम बताया जाता है। यह नेहा सबसे सुंदर लड़की है, इससे सुंदर कोई है ही नहीं वाली बात। तब यहाँ पर आ जाएगा उत्तमावस्था, सबसे उत्तम यही है। इनके सवाल ऐसे आते हैं, जैसे अंत में तर तम से बनती हैं अवस्थाएं। जैसे मूल अवस्था तो जैसे योग्य हो गया, उत्तर अवस्था योग्यतर हो गया, उत्तम अवस्था योग्यतम हो गया। जैसे इनके नाम है वैसे ही देखो, जैसे तर यहाँ लगा है तो यहाँ भी तर लगेगा, तम है तो तम लगेगा। सुंदरतर सुंदरतम, लघुतर लघुतम, ये आते हैं सवाल। इसकी जो है मूल शब्द दे देगा, उसकी उत्तमावस्था बताइए, उत्तरावस्था बताइए, तो ये सरल होते हैं, ऐसे करके हो जाएंगे। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है, बड़ा तो था ही वो, पहले उसकी विशेषता है बड़ा होना, लेकिन हमने क्या कह दिया, सबसे बड़ा भाई, उससे भी उसकी भी विशेषता बता दी कि जो सबसे बड़ा है उनमें भी। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। इसमें ये सबसे हो गया, मतलब ये हो गया प्रविशेषण। इसमें प्रविशेषण छांट होकर के आएगा। तो जैसे बहुत काली रात थी, अब इसमें काली रात होना, काला अपने में ही विशेषण है कि काली रात थी। हमने क्या कर दिया, उसमें उसकी भी विशेषता बता दी कि बहुत ही काली रात थी,